Hello and welcome back to Learning Hub Physical Education everyone. This is Priyanshu Khole and you are watching the specialized series जहां पर मैं आपके important topics को easy बनाता हूं और आपको कुछ ही 15-20 मिनट के अंदर समझा के आपके concepts clear करता हूं। आज का important topic हमारा रहने वाला है that is the respiratory system। Respiratory system हमारी body में एक important function play करता है, एक बहुत important system भी है जो बहुत एक की रोल सिग्निफिकेंस अदा करता है हमारी बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग में, एट रेस्ट ऑल्सो और एक्सरसाइज के टाइम भी। सो उसके क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं, क्या फंक्शंस होते हैं और कौन कौन से ऑर्गन्स बेसिकली आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर इंक्लूडेड है, आज हम वो पढ़ेंगे, उसको समझेंगे और डीपली अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, उसके साथ साथ हम मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग समझेंगे कि ब्रीदिंग एक्चुअल में होती कैसे है और इसके तरीके या फिर इसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं। So without wasting any time, start the video। अपने कॉपी पेन को निकालिए और चलिए मेरे साथ नोट्स और अपने अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाइए। चलिए, सबसे पहले अगर अपन बात करें स्ट्रक्चर के हिसाब से, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम दो पार्ट में डिवाइडेड रहता है, द अपर ट्रैक एंड द लोअर ट्रैक। ठीक है, अपर ट्रैक की अगर हम बात करें तो उसके अंदर आपकी नोज या फिर नोस्ट्रिल हम कह सकते हैं, फिर उसके बाद एक नेजल कैविटी, अंदर अगर अपन देखें नेजल कैविटी होती है, फिर आपका फेरिंग्स। ठीक है, एक कॉमन पाथवे होता है फेरिंग्स। तो ये तीन चीजें आपकी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर आती। ठीक है, फिर सेकंड उसके बाद नीचे अगर हम आए तो लैरिंग्स, लैरिंग्स को हम बोलते हैं वॉइस बॉक्स, लैरिंग्स को हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। ठीक है, फिर ट्रैकिया, ट्रैकिया आपकी हाइलिन कार्टिलेज से एक लाइन बने होती है और वो एक पाइप टाइप का होता है, विंड पाइप बोलते हैं, ट्रैकिया को हम बोलते हैं विंड पाइप। फिर नेक्स्ट इज ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से छोटी होती है ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, ब्रोंक्यूल्स। और फिर नीचे जाके लंग्स पूरे आपके डिवाइड हो जाते हैं, है ना। अगर हम बात करें एक ऐसी ओपनिंग टाइप की होती है, फिर उसके नीचे एक एक विंड पाइप ट्रैकिया निकला होता है। फिर इसको अगर हम डिवाइड कर दें दो पार्ट्स में, तो यहाँ आपकी लंग्स, एक लेफ्ट लंग एक राइट लंग, और यहाँ ऐसे ब्रांचेस निकली रहती हैं। ठीक है, ऐसी ब्रांचेस निकली रहती हैं। तो अगर स्टार्टिंग करें तो ये आपकी नोज या फिर नॉस्ट्रिल कहलाती है, फिर ये पूरा एरिया आपका नेजल कैविटी कहलाता है। ठीक है, फिर ऊपर वाला एरिया फेरिंग्स कहलाता है, फिर नीचे जो वॉइस बॉक्स होता है यहाँ पर लैरिंग्स होता है, फिर ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक आपका ट्रैकिया होता है। फिर दोनों साइड आपकी ब्रोंकाइज आती हैं, ब्रोंकाइज आपकी ट्रीज में डिवाइडेड होती है, इसको हम ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। और इनके अंदर एक छोटे सी पार्ट होती है, सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है, इतनी स्मॉल स्मॉल, इसको हम बोलते हैं एल्वियोलाई। ठीक है, मैं आपको पूरा एक रेस्पिरेटरी ट्रैक का सीक्वेंस समझा दिया है। तो जब आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बताएंगे तो आपको इस तरीके से अपर ट्रैक और लोअर ट्रैक एक्सप्लेन करना पड़ेगा। फिर एक एक ऑर्गन के बारे में, उसकी लोकेशन, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम अगर बात करें तो प्राइमरी फंक्शंस ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम में मेनली प्राइमरी फंक्शंस क्या क्या होते हैं हम समझेंगे। फर्स्ट इज द गैसियस एक्सचेंज। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम का, कि वो हमारे बॉडी के ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो रिक्वायरमेंट्स है उसके गैसियस एक्सचेंज में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। क्या होता है, हमारी बॉडी अगर काम कर रही है ना, तो उसको उस मोमेंट पे ऑक्सीजन चाहिए, और काम करते करते जो उसके मसल्स में कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है उसको एक्सचेंज करना, उसको रिलीज करना है। तो ये एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन कौन करता है, आपकी लंग्स करती है, बाय ब्रीदिंग इन द ऑक्सीजन एंड ब्रीदिंग आउट, एक्सहेलिंग द कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट इसका फंक्शन है, आप इसको लिखेंगे कि एक्सचेंज ऑफ गैसेज या फिर क्लियरेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट इज द पीएच रेगुलेशन। पीएच रेगुलेशन एक इंपॉर्टेंट टर्म है, वैसे आपको फर्स्ट ईयर में कोई बताएगा नहीं, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा ये चीज क्या होता है पीएच रेगुलेशन। हमारी बॉडी का एक ब्लड का एक पीएच लेवल होता है, पीएच मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, 7.3 7.4 एक नॉर्मल आइडियल लेवल ऑफ ब्लड पीएच होता है। जब हम एक्टिविटी करते हैं, वर्कआउट करते हैं, उस मोमेंट पे क्या होता है हमारी बॉडी में, जब वर्कआउट के टाइम पे ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है। वर्कआउट कर रहे हैं तो ऑक्सीजन कम हो जाएगी क्योंकि मसल्स ऑक्सीजन को यूज कर रहे हैं। तो उस ऑक्सीजन की कमी की वजह से क्या होगा, हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, और अगर वो क्लियर नहीं होगा तो हमारी बॉडी में लैक्टिक एसिड पैदा होना शुरू हो जाएगा, है ना। लैक्टिक एसिड आपने सुना होगा, लैक्टिक एसिड को, तो वो पैदा होना शुरू हो जाएगा और उसके साथ निकलेंगे हाइड्रोजन आयंस।
अब हाइड्रोजन आयंस एसिडिक नेचर के होते हैं और लैक्टिक एसिड भी रहता है, तो ये आपके ब्लड में जाके आपके ब्लड को एसिडिक बना देता है, आपकी पीएच वैल्यू को एसिडिक बना देता है। और जैसे ही आपका ब्लड की पीएच वैल्यू एसिडिक हो गई तो फिर आप आगे वर्कआउट करने में आपको थकान लगेगी, आप वो एक्टिविटी पूरे ढंग से नहीं कर पाएंगे। इसीलिए पीएच रेगुलेशन, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड को क्लियर करना और ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करना, प्रोवाइड करना हमारे वर्किंग मसल्स को, जिससे ज़्यादा एक्टिविटी में ऑक्सीजन का प्रेजेंस रहे और लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट ना हो, और हमारा ब्लड सही पीएच पे काम करे और हम एक्टिविटी को पूरा कर पाए या कंटिन्यू कर पाए। इसलिए इसका सेकेंड इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, पीएच रेगुलेशन। ये बहुत डीप फंक्शन है, अभी से मैंने आपको समझा दिया, आप एक दो बार सुनेंगे मेरी बात को तो आप इसको रियलाइज कर पाएंगे। ठीक है, मैं ऐसे बहुत सारे वर्ड्स भी बताता हूँ अपनी वीडियोस में जो आपकी अभी अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत हाई लेवल या फिर ऊपर के हैं, लेकिन ये मत समझे कि ये चीज़ हमारे ऊपर जाएगी, नहीं, उसको पढ़ो, अभी से समझो, अपने आप को अभी से मेंटेन और ब्रेन को डेवलप करो, तभी आप आगे के लेवल पे जाके अच्छे एग्जाम्स बहुत जल्दी निकाल पाएंगे। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन। अब हमारे नेजल कैविटी में ऐसे हेयर होते हैं जो बेसिकली बैक्टीरिया या फिर कोई ऐसे पार्टिकल्स जो एयर में प्रेजेंट होते हैं उनको इनहेल करते टाइम वहीं रोक देते हैं, जिससे कोई भी इम्प्योरिटी हमारे लंग्स में ना जाए। तो इसलिए प्रोटेक्शन एक डिफेंस मैकेनिज्म भी है जो आपके इनहेल्ड पैथोजेंस या फिर म्यूकस प्रोडक्शन, ये सीलिया मूवमेंट, तो ये सब आपके एज एन इम्यून सिस्टम का काम भी करते हैं। तो तीन मेन फंक्शंस आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम के मिल गए। होप गूगल पे बहुत सारे फंक्शंस हैं, बट मैं आपके लिए तीन इंपॉर्टेंट लेके आऊँ, बाकी आप और भी पढ़ सकते हैं, है ना, अगर आपको कंटेंट बढ़ाना हो तो। ठीक है, अब नेक्स्ट इज, अगर हम बात करें द एनाटॉमी ऑफ लंग्स, अगर हम लंग्स के बारे में बात करें तो लंग्स बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, इधर राइट लंग एंड लेफ्ट लंग। ठीक है, मैक्रो स्ट्रक्चर अगर जो हम सामने देख सकते हैं, ऐसे बात करें तो लंग्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, राइट लंग एंड लेफ्ट लंग। अब राइट लंग में आपको क्या याद रखना है, उसके अंदर तीन लोब्स होते हैं, राइट लंग इज डिवाइडेड इनटू थ्री लोब्स। ठीक है, सुपीरियर, मिडिल एंड इंफीरियर। एंड लेफ्ट लंग थोड़ी स्मॉल होती है, राइट लंग थोड़ी बड़ी होती है, तो लेफ्ट लंग के दो लोब्स होते हैं। ठीक है, और जो ये प्लूरा है ना, ये प्लूरा एक मेम्ब्रेन भी है, एक लेयर है, क्या बोलते हैं आपके मस्कुलर लेयर है, आपकी कवरिंग है आपके लंग्स की। इसके दो पार्ट है, फर्स्ट इज विसेरल एंड पैराइटल। पैराइटल जो प्लूरा है, मेम्ब्रेन है, वो आपको सपोर्ट और डैमेज फ्री चीज़ों को मेंटेन करने के लिए काम करती है, सपोर्ट, कोई भी कोई एफर्ट या फोर्स लगाए तो आपकी पैराइटल मेम्ब्रेन आपको प्रोटेक्ट करेगी, आपके लंग्स को प्रोटेक्ट करेगी। और विसेरल प्लूरा क्या होती है, विसेरल मेम्ब्रेन किस लिए होती है, विसेरल मेम्ब्रेन होती है आपकी जो लंग्स इन्फ्लेट और डिफ्लेट होते हैं ना, तो ये प्रॉब्लम, ये प्रोसेस अच्छे से हो, स्ट्रेस फ्री एंड फ्रिक्शन फ्री हो, तो ये चीज़ कौन मेंटेन करता है, आपकी विसेरल लेयर। ठीक है, तो आई होप आप दोनों डबल लेयर्ड सेरस मेम्ब्रेन को, दैट इज विसेरल एंड पैराइटल, इन दोनों का फंक्शन समझ पाए होगे। ठीक है, मैं थोड़ा पेस हाई रख रहा हूँ क्योंकि मुझे कम टाइम में आपके वीडियोस भी खत्म करने और आपको इन्फॉर्मेशन देनी है। सो जस्ट इफ़ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग तो वीडियो को फिर से देख लीजिएगा, है ना। और बेसिकली यही था इसके अंदर। और इसके बीच के एरिया को, जो सेंटर पार्ट ऑफ बिटवीन द टू लंग्स, उसको हम बोलते हैं मीडिया स्टीनम। ठीक है, और ये रिब केज से प्रोटेक्टेड रहती है, आपकी जो पूरी लंग्स है दैट इज प्रोटेक्टेड बाय द रिब केज। तो जब आप लंग्स के बारे में लिखोगे तो आप उसकी लोकेशन वो किससे प्रोटेक्टेड रहती है, उसका राइट लंग लेफ्ट लंग सब एक्सप्लेन करोगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि एल्विलाई कहाँ होती है। तो एक्चुअल में गैस का एक्सचेंज जो O2 एंड CO2 का जो एक्सचेंज कहाँ होता है, वो आपके एल्विलाई के अंदर होता है। ठीक है, तो द टर्मिनल एंड ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्री कंसिस्ट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 300 मिलियन टाइनी सैक, है ना, यहाँ से इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए कि हमारे लंग्स में 300 मिलियन टाइनी सैक्स ऑफ एल्विलाई होते हैं। ठीक है, तो इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये आपको सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं, किस चीज़ के लिए, फॉर द गैशियस एक्सचेंज। यहीं पे आपके कार्बन डाइऑक्साइड होती है और हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन, तो ये ट्रांसफ़र होके एक्सचेंज हो जाती है बाहर की तरफ। ठीक है, तो आपको ये मेंशन करना पड़ेगा कि आपकी एक्चुअल में गैशियस एक्सचेंज कहाँ पर होती है, दैट इज़ योर एल्वियोलाई, इट इज़ द माइक्रो स्ट्रक्चर इन द लंग्स। इसको हम फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स भी बोलते हैं। ठीक है, आप इसको ऐड कर सकते हैं, फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स किसको बोलते हैं, द एल्वियोलाई को। ठीक है, और ये O2 और CO2 के एक्सचेंज में काम आती है।
अब अगर हम बात करें कि मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन क्या होता है, तो उसको हम समझेंगे कि वेंटिलेशन, बेसिकली रेस्पिरेशन, हम अंदर सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं और गैसियस एक्सचेंज हो रहा है, तो ये कैसे हो रहा है। तो इसके बेसिकली 4 स्टेप्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है। डायफ्राम आपके रेस्पिरेटरी मसल्स में से एक मसल है जो कॉन्ट्रैक्ट होता है जब आप इनहेल करते हो। मैंने इनहेल किया तो मेरा डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ठीक है। द प्राइमरी मसल फ्लैटन्स, अगर डायफ्राम ऐसा होता है तो वो इन कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे फ्लैट हो जाता है, ठीक है। फिर इंक्रीजिंग द वर्टिकल डायमेंशन ऑफ द थोरैसिक कैविटी, इसके फ्लैट होने की वजह से हमारे थोरैसिक कैविटी की वर्टिकल डेफिनेशन, वर्टिकल एरिया बढ़ जाता है, ठीक है। तो वो बढ़ रहा है, आपका डायफ्राम में फ्लैट हो रहा है तो आपका एरिया बढ़ रहा है, जिससे आपके लंग्स एलिवेट हो सकते हैं और उनका साइज बढ़ सकता है। लंग्स का साइज बढ़ेगा तो लंग्स का वॉल्यूम बढ़ेगा, वो ज्यादा अमाउंट ऑफ एयर हम अंदर इनहेल कर पाएंगे। तो जैसे ही ये डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हुआ, रिब्स एलिवेट होते हैं। रिब्स एलिवेट होते हैं, थोड़े बाहर आउटसाइड या फिर अप एंड आउटसाइड आते हैं, है ना। तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, ये आपको लिखना है। एंड लिफ्टिंग द रिब्स एंड स्टर्नम अपवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, अपवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, हमारे रिब्स इन्फ्लेट हो रहे हैं, एलिवेट हो रहे हैं, ठीक है। अब वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है क्योंकि हमारे लंग्स बढ़ रहे हैं तो वॉल्यूम बढ़ रहा है। और फिर आखिरी में यहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज, वॉल्यूम की वजह से यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो रहता है, ठीक है। किस चीज का? ऑक्सीजन का। अब बॉयल्स लॉ क्या कहता है कि जो आपके पार्टिकल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करते हैं। जैसे ही हमने सांस लिया और हमारे लंग्स को इन्फ्लेट किया तो वहां पे प्रेशर लो है ना, और हमारे एटमॉस्फेयर में यहाँ बाहर ऑक्सीजन का प्रेशर हाई है। तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर आपके मॉलिक्यूल्स ट्रांसफर होते हैं, तो बाहर की जो ऑक्सीजन और एयर है वो सकअप होके हमारे लंग्स में जाती है ना, और वहां पे प्रेशर को नॉर्मलाइज करती है और फिर रिलीज करते हैं हम। तो ऐसे एक्सचेंज ऑफ गैसेस चलता है। बॉयल्स लॉ क्या कहता है? द वॉल्यूम इंक्रीजेस, प्रेशर डिक्रीजेस, एयर फ्लो फ्रॉम हाई प्रेशर आउटसाइड टू लो प्रेशर इनसाइड द लंग्स, ठीक है। तो आपको इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करके इंस्पिरेशन की एक्टिव फेज को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम वर्ड्स के बीच में देखते हैं। एक क्वाइट एक्सपिरेशन एंड इंस्पिरेशन क्या होता है ना। क्वाइट एक्सपिरेशन, अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो साथ ही साथ में थोड़ी एयर अंदर ले रहा हूँ और थोड़ी एयर बाहर छोड़ रहा हूँ, है ना, तो वो एक क्वाइट एक्सपिरेशन है। तो ये एक पैसिव प्रोसेस है, अपने आप होती जाती है, मैं ध्यान भी नहीं दूंगा, लेकिन मेरे ब्रेन, मेरा बॉडी वो ये चीज़ अपने आप करती रहेगी, ठीक है। टाइम टू टाइम वो इंस्पायर करेगी, टाइम टू टाइम वो एक्सपायर करेगी, उसकी एक नेचुरल रिदम है, दैट इज कॉल्ड क्वाइट एक्सपिरेशन। लेकिन जो फोर्स्ड एक्सपिरेशन है वो एक एक्टिव प्रोसेस है, वो मैं ब्रेन से उस टारगेट एरिया को टारगेट करूंगा। ये था आपका एक्टिव प्रोसेस ऑफ फोर्स्ड एक्सपिरेशन। जब मैं चाहूंगा तब मैं फोर्स एक्सपिरेशन करूंगा, इसको हम बोलते हैं फोर्स एक्सपिरेशन, ओके। तो फिर हमने बात करी फोर्स एक्सपिरेशन क्या होता है। जब हम एट विल करते हैं तो उसको हम फोर्स एक्सपिरेशन बोलते हैं। और यहाँ पर हमारे मसल्स बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं रैपिडली और उस एयर को बाहर फेंकते हैं। बट क्वाइट एक्सपिरेशन में नॉर्मल होती है मसल्स की, वो अपने टेम्पो पे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और आपकी आपकी एयर को बाहर एक्सपायर करते हैं। बट फोर्स एक्सपिरेशन में ये मूवमेंट रैपिडली होता है ना, यहाँ पे फोर्स प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, ठीक है। तो हम इजीली करके बहुत सारे टॉपिक समझ रहे हैं, बस इस प्रोसेस को ध्यान रखिए। अब ये कुछ कैपेसिटीज और लंग वॉल्यूम्स हैं, अभी आप सिर्फ इसको याद कर लीजिए क्योंकि मैं इसको ब्रेक डाउन करने जाऊंगा तो टॉपिक बहुत लंबा और वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा आपके लेवल का बन जाएगा। तो इन कैपेसिटीज़ को आप नोट कर लीजिए। टोटल लंग कैपेसिटी होती है हमारी बॉडी की अराउंड 6000 ml, ठीक है, ये वॉल्यूम है। फिर वाइटल कैपेसिटी होती है आपकी 4800, रेसिड्यूअल वॉल्यूम होता है आपका 1200 एंड टाइडल वॉल्यूम होता है 500। अब टाइडल वॉल्यूम में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब हम नॉर्मल किसी सिचुएशन में काम कर रहे हैं ना, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं कुछ काम कर रहा हूँ, तो जब मेरा लंग्स अपना काम नॉर्मल रेट पे कर रहे हैं, मैंने एक एक्सपिरेशन किया, एक इंस्पिरेशन किया। नॉर्मल इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन में अगर हमारी बॉडी, हमारे लंग्स वर्क कर रहे हैं और वो कितना अमाउंट ऑफ एयर लूज कर रहे हैं या फिर इनहेल कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। नॉर्मल विदाउट एनी फोर्स, नॉर्मली अगर हम अपने एयर को इनहेल कर रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे आपका टाइडल वॉल्यूम। वो 500 ml पर ब्रीथ होता है, ठीक है। बाकी कैपेसिटीज आप याद कर लीजिए। इसको पूरा एक्सप्लेन करना थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, इसलिए आई वोंट डू दैट।
आप खुद से भी इसको सर्च कर सकते हैं, ठीक है। बस कुछ चीज़ें लास्ट में देख लेते हैं कि एक्सचेंज फेजेस और 2 स्टेजेस ऑफ गैसियस एक्सचेंज। मतलब बेसिकली हमारी बॉडी में 2 जगह गैस एक्सचेंज होती है। कैसे? फर्स्ट इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ठीक है। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का मतलब क्या है? जो आपकी एल्वियोलाई और आपके ब्लड में हो रहा है। ब्लड आपका जा रहा है लंग्स के पास और आप सांस ले रहे हो बाहर से, तो एल्वियोलाई के अंदर आ रहा है आपका ऑक्सीजन एंड ब्लड के अंदर था कार्बन डाइऑक्साइड। तो वहां पर CO2 और O2 का प्रेशर चेंजेस हो रहा है ना। तो ये ब्लड ऑक्सीजनेशन हो रहा है यहाँ पर। कहाँ पर? आपके एल्वियोलाई और ब्लड के बीच में, ठीक है। और इंटरनल रेस्पिरेशन का मतलब क्या है? ब्लड और टिश्यूज। अब जो प्योर ब्लड है जिसके अंदर ऑक्सीजन है वो कैरी हो रहा है टिश्यूज के पास, जिसके पास कार्बन डाइऑक्साइड है, हमारे मसल के टिश्यूज के पास। अब वो ब्लड पहुंच रहा है आपके मसल्स के टिश्यूज के पास और वो ब्लड अपना ऑक्सीजन दे रहा है टिश्यूज को, और टिश्यूज से CO2 लेके वापस हार्ट के पास आ जा रहा है और वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके हार्ट में पोर कर दे रहा है, ठीक है। तो ये मेटाबॉलिक डिमांड, आपकी फिजिकल डिमांड को पूरा करने के लिए इंटरनल रेस्पिरेशन होता है। टिश्यूज रिसीव ऑक्सीजन और ऑक्सीजन और टिश्यूज की जो CO2 होती है वो ब्लड लेके वापस आ जाता है। तो ये 2 टाइप की एक्सपिरेशन है, 2 टाइप की गैसियस एक्सचेंज है जो मैंने आपको एक्सप्लेन करने थे, ठीक है। रेस्पिरेशन ड्यूरिंग एक्सरसाइज अगर हम बात करें तो जैसे जैसे लोड बढ़ता है हमारी बॉडी उस लोड के लिए अडेप्ट करती है और अपनी ब्रीदिंग रेट को, टाइडल वॉल्यूम को और मसल की एक्टिविटी को एनहांस करती है, ठीक है। जो ब्रीदिंग रेट होती है वो बढ़ जाती है, 12 to 50 हो जाती है, ठीक है। इंक्रीजेस फ्रॉम 12 to 15 टू 40 to 50। मतलब अगर अपन पहले रेस्टिंग फेज में 12 ब्रीथ ले रहे थे पर मिनट, लेकिन जब हम वर्कआउट कर रहे होते हैं तो 50 तक हम ब्रीथ लेने लग जाते हैं जब हम 1 मिनट में वर्कआउट कर रहे हो तो, ठीक है। टाइडल वॉल्यूम बढ़ जाता है, जो हम 500 ml का टाइडल वॉल्यूम होता है वो बढ़ जाता है, हम और डीप ब्रीदिंग लेते हैं, ज़्यादा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं, ज़्यादा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। एक्सेसरी मसल्स में जो आपकी स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड, ये आपका एक नेक का मसल होता है, स्केलिन मसल भी नेक के मसल्स होते हैं, तो इनकी मूवमेंट, चेस्ट कंप्रेशन, इन लोग की एक्टिविटी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि आपको रैपिडली कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करना है आपके मसल्स को, जिससे आप रेस्पिरेशन इनहेल एक्सहेल कंप्लीट कर पाए। तो ये बेसिकली चेंजेस आते हैं जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हो इनटू द रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। मैंने कोशिश की है कि आपको ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स बहुत इजीली और शॉर्ट तरीके से एक्सप्लेन कर पाऊँ और आपकी एक अंडरस्टैंडिंग को क्रिएट कर पाऊँ जस्ट बिफोर द एग्जाम्स। तो आई होप दिस वीडियो वॉज इन्फॉर्मेटिव एंड वेरी क्लेरिफाइंग टू यू, ठीक है। एंड ऐसे और वीडियोस के लिए फॉलो करें एंड सब्सक्राइब करें लर्निंग हब फिजिकल एजुकेशन को, और इस चैनल पे आपको ऑथेंटिक और ईजी अंडरस्टैंडिंग कंटेंट मिलता रहेगा। सो जस्ट सब्सक्राइब इट and like, comment and share this video to all your batchmates, ठीक है। Thank you so much for watching. Take care. Bye bye.